ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। ओम अरहम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस महीने का हमारा टॉपिक है चैतन्य केंद्र परीक्षा, और आज हम चैतन्य केंद्र परीक्षा के वैज्ञानिक पक्ष और परिणाम के बारे में जानेंगे। उसके पूर्व चैतन्य केंद्र परीक्षा की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं रेणु जी बैद। मैम। हाँ, थैंक यू श्वेता जी। ओम अरहम। इस महीने चैतन्य केंद्र परीक्षा, ये भी नया टॉपिक है और ह्यूज टॉपिक है, तो कुछ क्वेश्चंस है कई लोगों के, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। पहले तो ध्यान हमें चैतन्य केंद्र परीक्षा कंठस्थ करके ही करना है, और आसन का प्रयोग तो करना ही है। अब नोट्स के बारे में थोड़ा बताना है कि जैसे हमेशा बताया गया है, चार्ट के अनुसार आपको नोट्स बनाने हैं। तो इसमें आध्यात्मिक स्वरूप में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई बार पिछले साल भी था कई पार्टिसिपेंट्स को, तो वो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आध्यात्मिक स्वरूप में दिया गया है आत्मा, चैतन्य, चेतना, चेतना के स्तर। तो ये पार्ट आप इसको ये पार्ट को आप कट कर सकते हैं, बाकी सब पार्ट्स आप एक्सप्लेन करके नोट्स बना सकते हैं। जैसे चैतन्य केंद्र क्या है और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है। बाकी चित मन का तात्पर्य वो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है, ये आप सब ध्यान दीजिए नोट्स बनाते समय। दूसरा है कि एक दो दिन पहले चैतन्य केंद्र का पीडीएफ भेजा था। छोटा ये पुष्प है, छोटी बुक है इसका, तो इसलिए भेजा गया है कि इसमें पीछे हर एक चैतन्य केंद्र के इंडिपेंडेंट लाभ दिए गए हैं, निष्पत्ति दी गई है, विशुद्धि केंद्र, ज्योति केंद्र। तो इसे आप जरूर पढ़िए, ये आपके जीवन विज्ञान की रूपरेखा में नहीं दिया गया है। तो इसको आप कम से कम, ये निष्पत्ति सब प्राण केंद्र एक एक केंद्र की दी गई है, तो इसे जरूर पढ़े, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जहां से भी हमें जो भी अच्छा मिले, हमें रीड करना है, कलेक्ट करना है, उसको लिखना है। तो ऐसा नहीं कि हम इसलिए ये भेजा है तो इसका ये यूज है। ऐसे ही शरीर प्रेक्षा की छोटा पीडीएफ ये पुष्प का शेयर करेंगे, तो इसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा बताया गया है। एक एक सिस्टम का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ही बताया गया है, आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये भी हम शेयर कर देंगे, तो जरूर पढ़िएगा इसको। तो हर एक बुक में कुछ नया दिया गया है, इनके पीडीएफ हम शेयर करेंगे। और लेवल 2 में हमें सब तरह से सब इंफॉर्मेशन पढ़ना है, इसलिए ये बताया जा रहा है। दूसरा है कि प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई गई है ये छोटे बुक में, और संदर्शिका में भी छोटे नोट्स काफी अच्छे हैं, तो आप उनको भी रिफर करिए। और एंडोक्राइन सिस्टम जो आज हमारा साइंटिफिक है, तो वो आपका कवर हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एनाटॉमी के नोट्स भी शेयर किए गए हैं, साइड बाय साइड आप एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़िए, तो आपका एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम कवर अप हो जाएगा। और नर्वस सिस्टम की हम अगले सप्ताह स्पेशल क्लास भी रखेंगे, तो आपके दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऐसे कवर हो जाएंगे। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम के भी नोट्स आप साइड में बनाइए। और आशा है शरीर प्रेक्षा तक के नोट्स आप सबके बन गए हैं। जिनके बन गए वो चैट बॉक्स में ओके टाइप करेंगे, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ओम अरहम। Om Aram. Thank you so much, Renu ji, for sharing such important information with us. अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ,
जो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष और परिणाम। और इसको प्रस्तुत करने हमारे बीच उपस्थित हैं मुंबई से श्रीमती सायरा जी बैद। सायरा जी, आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आपने साइंस ऑफ लिविंग एंड प्रेक्षा मेडिटेशन में बीए किया है। आप प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र कांदिवली में सह संयोजिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज मैं आमंत्रित करती हूँ सायरा जी बैद को। सायरा जी, ओम अरहम। अपने आप को अनम्यूट करें सायरा जी। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। भगवती सूत्र में बतलाया गया सव्वेनम सव्वे, यानी कि हमारी चेतना के असंख्य प्रदेश हैं और वे सब चैतन्य केंद्र हैं। किंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर चेतना सघन रूप में विद्यमान है, जहां चैतन्य दूसरों की अपेक्षा अन्य स्थानों की अपेक्षा सघन रूप में विद्यमान है। प्रेक्षा ध्यान में ऐसे ही 13 चैतन्य केंद्रों का चुनाव किया गया है, जिसके बारे में हम अपने इस चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के सेशन में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। विज्ञान की भाषा में हमारा पूरा शरीर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, किंतु कुछ विशेष स्थानों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अन्य स्थानों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। इन स्थानों में हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हमारे ऐसे मुख्य स्थान है जहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अधिक सघन अवस्था में है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा चेतना की शक्तियों के जागरण, भाव, वृत्ति, आदत, इनकी परिष्कार की प्रक्रिया है, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे हमारे अंदर विधायक भावों का विकास होता है और निषेधात्मक भावों का निरसन होता है। ये सब हमने जाना हमारे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के आध्यात्मिक पक्ष के दौरान, यानी कि हमारी लास्ट क्लास में। आज हम जानेंगे इसका वैज्ञानिक पक्ष कि ये सब पॉसिबल कैसे होता है। चैतन्य केंद्र जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्थान भी है, वहां पर ये सारी क्रियाएं होती कैसे है और ये सारी चीजें, ये सब घटित कैसे होता है हमारे अंदर। श्वेता जी, आप स्लाइड पीपीटी शेयर करेंगे। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, प्रत्येक प्राणी के जीवन का संचालन, जीवन का अस्तित्व, शारीरिक क्रियाओं का संचालन इस बात पर आधारित है कि उसके शरीर में उसके सभी तंत्र मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ये मुख्य 12 तंत्र है जो कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल, ये दो तरीके से इसमें इस प्रकार ये सारे तंत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं, तभी हमारे शरीर का संचालन इतनी अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सभी तंत्रों में नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र, ये जो आप सामने देख रहे हैं पिक्चर, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारे शरीर के सबसे मुख्य, प्रमुख, नियंत्रण और संयोजक तंत्र है। वे शरीर के अन्य सभी तंत्रों का नियोजन और संयोजन करते हैं। इन दोनों तंत्रों का पारस्परिक अनुबंध इतना विलक्षण है कि इन दोनों की क्रियान्विति ऐसे होती है जैसे दोनों मिलजुल कर काम कर रहे, एक टीम की तरह ऐसा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि नाड़ी ग्रंथि तंत्र की संज्ञा दी गई है, दोनों को मिलजुल कर इतने अच्छे तरीके से काम करने की वजह से। बहुत लंबे समय तक यह अवधारणा रही कि मस्तिष्क ही मनुष्य के शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, मनुष्य की समस्त चैतन्य ऊर्जा का स्रोत है तथा वहीं से ही हमारे सारे भावावेग, हमारे सारे आवेश, ये सब कुछ हमारे मस्तिष्क से आते हैं। लेकिन
लेटेस्ट वैज्ञानिक शोधों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे सारे भावावेश, भावावेग, वृत्तियां और वासनाएं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र की ही अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य की जितनी भी आदतें बनती है उनका उद्गम स्थल है हमारा ग्रंथि तंत्र। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाड़ी तंत्र में हमारी सारी वृत्तियां अभिव्यक्त होती है, अनुभव में आती है और फिर व्यवहार में उतरती है। व्यवहार, अनुभव, अभिव्यक्तिकरण का काम हमारे नाड़ी तंत्र का है, किंतु आदतों का जन्म, आदतों की उत्पत्ति ग्रंथि तंत्र में होती है और वही फिर हमारे मस्तिष्क के पास पहुंचती है, अभिव्यक्त होती है और व्यवहार में उतरती है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र अपने प्रभावों का निष्पादन रासायनिक नियंत्रकों यानी कि हार्मोन्स के माध्यम से करता है। ये हार्मोन प्राणी की वृद्धि, विकास, काम वृत्तियां, जनन, गर्भाधान, चयापचय आदि शारीरिक ही नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक दशाओं और व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। यह हार्मोन न केवल मनुष्य के भीतरी आवेगों, आवेशों, वृत्तियों और वासनाओं के अत्यंत शक्तिशाली स्रोत है, अपितु उनकी पूर्ति के लिए वे मनुष्य से वैसा ही व्यवहार भी करवाते हैं, वैसा व्यवहार करने के लिए भी शरीर को प्रेरित करते हैं। प्रेम, घृणा, भय आदि भाव अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा जनित ही भाव है। हार्मोन साधारणतः अपने उत्पत्ति स्थल से दूर यानी कि कोशिकाओं या ऊतकों पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनका असंतुलन जहां शरीर और व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव डालता है, वहीं पर ही इनका संतुलन हमारे शरीर और व्यवहार में सकारात्मक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। ये आप देख रहे हैं ग्लैंड्स। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र में जो ग्रंथि वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है? ग्रंथि का अर्थ है गांठ। ये गांठ एक अलग प्रकार के कोशिकाओं के समूह की बनी हुई होती है और अनेक प्रकार की ग्रंथियां मिलकर हमारा ग्रंथि तंत्र बनाते हैं। ये ग्रंथि विशेष प्रकार के स्त्राव करती है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बहिस्त्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये ग्रंथि अपना स्राव नलिका के माध्यम से निश्चित स्थान पर पहुंचाती है, जैसे कि हमारी लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, प्रस्वेद ग्रंथि और यकृत यानी कि लीवर भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरा है नलिका मुक्त यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे डकलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां इनको कहते हैं, ये नलिका विहीन होती है। इनकी चारों ओर सघन कोशिकाओं का जाल होता है, छायादार वृक्ष की भांति रक्त कोशिकाओं का जाल होता है और इन्हीं के माध्यम से जो स्राव है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड फ्लो में छोड़ दिया जाता है। और कुछ ग्रंथियां ऐसी भी है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, जैसे कि हमारी पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और उसके कार्य अलग ढंग से इस प्रकार से उनके कार्यों का निष्पादन होता है। आइए जानते हैं हमारी सारी ग्रंथियों के बारे में कि वो क्या, कौन से हार्मोन्स का स्राव करती है और उनका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह ग्रंथि मस्तिष्क के लगभग मध्य में स्थित होती है। उसका स्थान मस्तिष्क के निचले छोर पर तथा नाक के मूल भाग के पीछे की ओर होता है। मस्तिष्क के नीचे ये एक छोटी सी प्याली के रूप में पालने में यह ग्रंथि लटकती सी रहती है। मटर के दाने के जितने आकार की 570 ग्राम वजन की यह ग्रंथि स्वयं शारीरिक क्रियाओं के बावजूद अंतःस्रावी सारी ग्रंथियों के स्रावों का नियमन और संयोजन करती है, इसी को, जिससे कि हमारे सारे शरीर में हार्मोन्स में संतुलन बना रहे। इस ग्रंथि के मुख्य 3 भाग है, एंटीरियर और मध्य भाग, जैसे कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग को एंटीरियर लोब कहते हैं और पश्च भाग को पोस्टीरियर लोब कहते हैं। अग्रभाग का ये जो हिस्सा है ना, वो हमारे संपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का नायक यानी कि अग्रणी माना जाता है। यह हिस्सा 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्रावों का, हार्मोन्स का स्राव करता है और हमारे जीवन के अनेक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालता है। सबसे पहले इसमें है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के द्वारा हमारी अस्थियों, हमारी मांसपेशियों और तथा हमारे अन्य अंगों की वृद्धि सहायक होती है। नेक्स्ट इज TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और क्रिया को प्रभावित करता है और TSH के कारण ही थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 का स्राव होता है, जो उसके पोषण में, हमारे शरीर के पोषण में सहायक बनता है।
नेक्स्ट इज ACTH। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है, जिसे एड्रेनल ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, जिससे कि कॉर्टेक्स में से स्टेरॉइड श्रेणी के हार्मोन का स्राव होता है और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय का नियमन करता है। इसके बाद है इससे GTH का स्राव होता है, जिसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये जननेंद्रिय वृद्धि के लिए आवश्यक है और ये स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें FSH और LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा स्त्रियों के अंडाशय में अंडजनन का नियमन होता है और पुरुषों में शुक्र जनन का नियमन होता है। LH के द्वारा स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्राव में इनडायरेक्टली ये सहायक होते हैं। फिर इसके अलावा इनसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी स्राव होता है। ये शिशु जन्म के पश्चात माता में दुग्ध का विकास करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद में पिट्यूटरी का मध्य भाग, ये जो हमने अभी डिस्कस किए हुए सारे, इसके अग्रभाग से ये स्राव होते हैं। फिर आता है पिट्यूटरी का मध्य भाग। पिट्यूटरी के मध्य भाग से MSH यानी कि मेलानोफॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है। ये त्वचा के रंग, वर्ण आदि गतिविधियों का नियमन करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्राव नहीं होता, बल्कि हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन का संग्रह और मुक्त यानी कि स्टोरेज और रिलीज होता है, जिसमें कि मुख्यतः वेसोप्रेसिन इसको एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन गुर्दों के द्वारा जो जल का अवशोषण है, गुर्दों के द्वारा जल के पुनः अवशोषण की करने की प्रक्रिया का नियमन करता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन, ये भी इसके पश्चात भाग में, ये स्टोरेज और रिलीज के दौरान इसका उपयोग होता है। ये हार्मोन प्रसव के पश्चात गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित कर रक्त स्राव को कम करने में सहायक होता है। और इसके साथ ही साथ माता के स्तनों में भी दुग्ध का जो है, उसमें भी इसका सहायता होती है। तो इस प्रकार पिट्यूटरी का जो है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इससे मुख्य हार्मोन का स्राव होता है और बाकी सभी से ये इसको रिलीज करवाती है, बाकी सभी ग्रंथियों से भी। और इसका स्थान प्रेक्षा ध्यान के हमारा जो दर्शन केंद्र है, उसके स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का स्थान मस्तिष्क के मध्य में होता है। ये गेहूं के दाने के जितनी होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 mm लॉन्ग और 0.15 ग्राम की होती है। इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि का महत्वपूर्ण कार्य है कि गोनैड्स के स्रावों का निरोध करना। इस प्रकार ये ग्रंथि शिशुअवस्था में व्यक्ति की जो काम वृत्तियां हैं, उनका नियमन कर यौवन प्राप्ति तक उसे उससे मुक्त रखती है। प्रयोगों के आधार पर कुछ ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं कि इसके स्राव पिट्यूटरी के ACTH नामक स्राव का निरोध कर अप्रत्यक्ष रूप से एड्रिनल के स्रावों का भी नियमन करती है। पीनियल से मुख्यतः मेलाटोनिन का स्राव होता है और मेलाटोनिन का जो स्राव है, वो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, यानी कि नींद आना और न आना, ये हमारे मेलाटोनिन के स्राव पर निर्भर करता है। एक मनुष्य के लिए नींद कितनी आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। तो पीनियल ग्रंथि पर इस मेलाटोनिन के स्राव का संतुलन और नियमन होने से ये हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी हो जाती है। और मेलाटोनिन का जो स्राव है, वो अंधेरे में तो उद्दीप्त होता है और प्रकाश में वो अवरुद्ध होता है। इससे सर्काडियन रिदम को बनाए रखने के लिए मेलाटोनिन का स्राव बहुत जरूरी है। और जैसे ही मेलाटोनिन का स्राव हमारे शरीर में पूर्ण रूप से होता है, तो हम काम, कूल और स्लीपी मोड में जाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये पीनियल ग्लैंड का स्थान हमारे जो प्रेक्षा ध्यान में ज्योति केंद्र के स्थान पर पीनियल ग्लैंड का स्थान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यह ग्रंथि 2 पिंडों में बटी हुई है। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बताएंगे पिक्चर को। स्वर यंत्र के समीप श्वास नली के पास ऊपर के छोर पर यह ग्रंथि आसीन है। इन 2 पिंडों को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी के रूप में ये तितली नुमा आकार की आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये हमारे तेंदुआ कंठमणि के स्थान के ठीक वहां पर होती है, तितली नुमा आकार की होती है। इस ग्रंथि के मुख्य हार्मोन के नाम है थायरोक्सिन यानी कि T4 और T3 यानी कि ट्राइडोथायरोनिन। थायराइड ग्रंथि मूलतः शरीर में ऊर्जा उत्पादन का अवयव है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। भार 20 से 50 मिलीग्राम के बीच में होता है। चावल के दाने के जितनी ये होती है।
थायराइड ग्रंथि हमारे चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की मात्रा तथा व्यक्ति में सक्रियता की तीव्रता को निर्धारित करने का मुख्य दायित्व इस ग्रंथि पर होता है। पाचन क्रिया में भी ये ग्रंथि बहुत सहायक होती है। इसके स्राव शरीर में जमा होने वाले विषों का निष्कासन करने में भी बहुत उपयोगी होते हैं। मस्तिष्कीय संतुलन को बनाए रखने का दायित्व तथा शरीर में होने वाली वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का चयापचय क्रिया को नियंत्रित करने में भी इसका मुख्य रोल है। गलगंड की बीमारी की रोकथाम और निवारण करने के लिए भी यह ग्रंथि उत्तरदायित्व है। प्रेक्षा ध्यान के विशुद्धि केंद्र के स्थान पर यानी कंठ के स्थान पर ही थायराइड ग्रंथि का भी स्थान है। और इसी के साथ में इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर यानी कि ऊपर और नीचे 4 की संख्या में मटर के दाने के जितनी इसके ऊपर जड़ित सी होती है। इसकी इस पैराथायरॉइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन ग्रंथि के स्राव से शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन होता है। तो इस प्रकार हमारी थायराइड ग्रंथि भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसके क्रियाकलापों से हमने जाना। इसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थाइमस ग्लैंड यह ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़े से ऊपर की ओर होती है। इसको थोड़ा और पास में करके पिक्चर को दिखाइए प्लीज। देखेंगे आप ये दोनों फेफड़ों के ऊपर की बीच में दोनों फेफड़ों के ऊपर की ओर थोड़ी सी ऊपर की ओर है। ये शिशु अवस्था में बच्चे के शारीरिक विकास का नियमन करती है तथा 14 वर्ष की आयु तक इसके विकास का अधिकतम स्तर समाप्त हो जाता है। इस आयु तक इसका कार्य है गोनाड्स के स्रावों को सक्रिय न होने देना, जिसके कारण यौवनावस्था के उन्मादों का निरोध होता है। और बाद में ये ग्रंथि सिकुड़ने लगती है, तो आप कैसे बच्चे में ये बड़ी है और बड़े में ये छोटी है। तो इस प्रकार ये ग्रंथि हमारे यौवनावस्था के उन्मादों का निरोध करती है। और इस ग्रंथि का जो है वो पिंकिश ग्रे कलर की होती है और 2 भागों में बटी होती है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के समय विकास में भी बहुत ही सहायक होती है। लसिका कोशिकाओं के विकास में ये अपना सहयोग कर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक जो कार्यवाही है उसमें अपना योगदान देती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र का भी इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। इससे थाइमोसिन का स्राव होता है जो कि हमारे टी सेल इम्यून सेल के डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। थाइमस ग्लैंड के स्थान पर ही हमारा आनंद केंद्र का स्थान है, ये उसका संवादी केंद्र है थाइमस ग्लैंड। तो इस प्रकार हमने जाना थाइमस ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आता है एडिनल ग्लैंड्स। एडिनल ग्रंथियां जोड़े के रूप में होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उनका आकार त्रिकोणाकार क्रिसमस कैप की तरह है और ये गुर्दों के ऊपर, दोनों गुर्दों के ऊपर जड़ित सी होती है। ये गुर्दे के ऊपर के भाग पर होती है। और प्रत्येक एडिनल के 2 खंड होते हैं, एक है इसका कॉर्टेक्स और मेड्यूला, दूसरा है मेड्यूला। कॉर्टेक्स यानी इसका बाहरी हिस्सा और मेड्यूला यानी कि इसका आंतरिक हिस्सा। कॉर्टेक्स जो है उससे एडिनल ग्रंथियों का अधिकांश द्रव्य कॉर्टेक्स के अंदर होता है। 3 दर्जन से भी अधिक प्रकार के स्रावों को पैदा करने वाली ये ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों की अपेक्षा संभवतः सबसे अधिक स्रावों का ये नियमन और उत्पादन करती है, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल आदि। इनमें से अनेक स्राव हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। वे स्राव मस्तिष्क तथा प्रजनन अवयवों के स्वस्थ विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें मानसिक एकाग्रता तथा शारीरिक सहनशीलता का भी विकास होता है। इन स्रावों के प्रभाव से शरीर की स्नायुविक और मांसपेशीय संरचना जो है वो भी स्वस्थ और बलवान होती है। अब जानते हैं मेड्यूला के बारे में। मेड्यूला का समस्त क्रियाकलाप हमारे अनुकंपी नाड़ी तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के भीतर भय, दर्द, अधिक शीत का प्रकोप, अल्प रक्तचाप, भावात्मक उद्वेग आदि स्थितियां एपिनेफ्रिन, जिसे कि एड्रेनालिन भी कहते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, कि नामक हार्मोनों के स्राव के निमित्त बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इस हार्मोन का अधिक स्राव होता है, जिसके कारण हम प्रतिकूल परिस्थितियों का साहस पूर्वक सामना कर पाते हैं, जो कि फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में हमें लाने में ये हार्मोन बहुत ही मुख्य रोल निभाता है। लेकिन जो लोग बार बार उत्तेजना, क्रोध, भय आदि बार बार करते हैं, उनके एड्रेनल ग्रंथि के ये जो स्राव है वो रिक्त हो जाते हैं, उनका भंडार रिक्त हो जाता है एड्रेनालिन का। और उसी के अभाव में फिर वही व्यक्ति जो पहले बहुत अधिक क्रोध किया करते थे, बहुत अधिक गुस्सा, भय, चिंता किया करते थे, अब उन्हीं का एड्रेनालिन का स्राव इतना ज्यादा उन्होंने रिक्त कर दिया कि अब उनके अंदर बहुत ही अनिर्णायकता का भाव, चिंता चुरता का भाव,
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात आने पर रोने की आदतें, ये सब चीजें इस वजह से इसमें होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अधिक क्रोध, अधिक भय, अधिक ये सब चिंता, डर, ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट गोनैड्स ग्लैंड पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोनैड्स ग्लैंड। गोनैड्स उन हार्मोनों का स्राव करती है जिनके द्वारा स्त्री स्त्रीत्व को प्राप्त होती है और पुरुष पुरुषत्व को प्राप्त करता है। इन ग्रंथियों के हार्मोन न केवल कामवृत्ति अपितु शरीर के अन्य अवयवों तथा उनके क्रियाकलापों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन स्त्रियों में होते हैं जो स्त्री को पुरुष से भिन्न दिखाते हैं। वैसे ही पुरुषों में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन की वजह से इनके अंदर इनके स्रावों का संतुलन होता है। स्त्रियों और पुरुष दोनों में ही पिट्यूटरी के हार्मोन गोनैड्स की क्रियाओं को नियंत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोनैड्स के बाद अब हम जानेंगे हमारी पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में। ये उदर गुहा में आमाशय के स्टमक के पीछे स्थित है। यह पान के आकार का है। यह बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करता है। यह बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय रस, जिसे पैनक्रियाटिक जूसेस के नाम से जानते हैं, उसका स्राव करता है, जो कि हमारी पाचन क्रिया में उपयोगी है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इनका हार्मोन का स्राव करता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखते हैं। जब यह हार्मोन तब अधिक क्रियाशील होता है जब व्यक्ति उपवास की स्थिति में होता है या किसी वजह से उसको भोजन की आपूर्ति नहीं भी हो। तो उस समय यह हार्मोन क्या करता है कि ये शरीर में उपस्थित प्रोटीन और वसा को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है और रक्त में डालता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है और भोजन के द्वारा प्राप्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जिससे यकृत और मांसपेशी के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। इस तरह ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का नियमन करते हैं। अब हम जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है। यह हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारी मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी के माध्यम से ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और हमारा ग्रंथि तंत्र यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को साथ में जोड़कर जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ये कुछ न्यूरो हार्मोन को संश्लेषित और गुप्त करता है। कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करते हैं, रोकते हैं। इस तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से कई शारीरिक प्रणालियों को संचालित करता है। जिस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के सुझावों को ध्यान में रखकर पूरे शरीर की ग्रंथियों से नियमन और नियंत्रण करवाती है, तो उससे ऐसे लगता है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मास्टर ग्लैंड है तो उसका मास्टर माइंड है हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को मास्टर माइंड कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से सारे काम करवाता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस है वो प्रेसिडेंट का रोल निभाता है और पिट्यूटरी प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं तो हाइपोथैलेमस में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में हृदय परिवर्तन होना यानी कि हाइपोथैलेमस रूपी हृदय के स्राव में परिवर्तन होने से फिर वो पिट्यूटरी के द्वारा सारे शरीर के स्रावों पे संतुलन करवा लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार जो हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है वो काम कैसे करता है, इसकी कार्य पद्धति क्या है, किस प्रकार से ऊपर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आदेश आया वो किस तरीके से बाकी सारी ग्रंथियां उसका कैसे पालन करने वाली है। देखिए, आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्रंथि में पैदा होने के बाद हार्मोन रक्त प्रवाह में मिल जाता है, लेकिन शरीर की हर कोशिका उसको प्रभावित नहीं करता। जिस कोशिका में उस हार्मोन का रिसेप्टर होता है वह कोशिका ही उसे ग्रहण करती है और उस पर ही अपना प्रभाव डालती है। जैसे कि TSH हार्मोन अगर छोड़ा गया है पिट्यूटरी के द्वारा तो उसे थायराइड की कोशिका ही ग्रहण करेगी, उसे कोई प्रजनन तंत्र की दूसरी कोई कोशिका उसे ग्रहण नहीं कर सकती। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म से इसका काम होता है। हार्मोन उत्पादन का नियमन फीडबैक से होता है। पिट्यूटरी TSH का स्राव कर थायराइड ग्रंथि को
T3 और T4 का हार्मोन का स्राव करने के लिए उत्तेजित करती है। अब थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? T3 और T4 का उत्पादन करेगी। अब T3 T4 जब ब्लड में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो यही T3 T4 पिट्यूटरी को संदेश भेजेंगे कि भाई पर्याप्त मात्रा में हो गया है, अब आप TSH का निर्माण करना बंद करें। तो इस प्रकार ये ऊपर से आया, नीचे गया और फिर वहां से पूरे ब्लड में फैल गया। ब्लड में फैलने के बाद ये संदेश वापस पहुंच गया कि इतना पर्याप्त मात्रा में हो गया है, अब आप नहीं करें। यानी कि अगर ऊपर से पूरे शरीर में पर्याप्त हो गया तो ऊपर से ऊपर संदेश जाएगा कि अब और TSH का उत्पादन न करें, और अगर कम है तो संदेश जाएगा कि और का उत्पादन करें। इस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा ये पूरा सिस्टम हमारा काम करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है वो कार्य करता है। अब तक हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं ये सब अर्धचेतन मन है, ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं, इसलिए ये मस्तिष्क से भी अधिक मूल्यवान मानी गई है। यदि हम इन्हें सही साधनों से जागृत कर लेते हैं तो भय से हमें मुक्ति मिलती है, और भय से मुक्ति होने का अर्थ है सारी बाधाओं से मुक्त हो जाना। और जब हम चैतन्य केंद्रों ग्रंथियों पर ध्यान करेंगे तो वे संतुलित होंगे, वे जागृत होंगे और उनके संतुलन से भय समाप्त होंगे, आवेग आवेश समाप्त होंगे, सारी बाधाएं समाप्त होगी, एक नया आयाम खुलेगा और नई स्फूर्ति, नया उल्लास जागेगा। दार्शनिक और वैज्ञानिक, चिकित्सक सभी एक मत से ये बात कहते हैं कि व्यक्ति की भावधारा और मनोदशाओं के साथ इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का बहुत ही गहरा संबंध है। डॉक्टर N.W. काप ने अपनी पुस्तक ग्लैंड्स आर इनविजिबल गार्जियंस में लिखा है कि हमारे भीतर जो ग्रंथियां हैं वे क्रोध, कलह, ईर्ष्या, भय, द्वेष आदि के कारण विकृत बनती है। जब ये अनिष्ट भावनाएं जागती है तब एड्रिनल ग्लैंड को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, और एड्रिनल ग्लैंड को अतिरिक्त काम करने के कारण वो थक कर श्लथ हो जाती हैं और इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इन आवेगों आवेशों को नियंत्रित करें। ये प्रेक्षा ध्यान के चैतन्य केंद्रों के संवादी केंद्र है हमारी ये ग्रंथियां। चैतन्य केंद्र सब अवयवों में शक्तियां पैदा करने वाले हैं। ये इंद्रियों और मन दोनों को संचालित करते हैं। इंद्रियों और मन को संतुलित करना, कंट्रोल करना साधना का मुख्य अंग है, जो कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा किया जा सकता है। अब तक हमने ये जाना कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा स्राव होता है और उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब जब हम इन दोनों पक्षों को कंबाइन कर कर देखते हैं कि किस तरीके से स्राव के द्वारा कैसे जो हुआ उनका प्रभाव, और चैतन्य केंद्र जो अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या होता है, तब हम एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने, क्लियर पिक्चर सामने आती है कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के परिणाम क्या होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के परिणामों के बारे में। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जो सबसे मुख्य परिणाम है वो है हमारे चैतन्य केंद्र निर्मल बनते हैं, निर्मल होते हैं। वो तो कैसे होते हैं? वहां पर जब चैतन्य केंद्रों पर पूरा ध्यान, उसकी प्रक्रिया के दौरान उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहां पर होने वाले प्रकंपन, परिणमन, स्पंदन, दर्द, सबको जब तटस्थ भाव से जब प्रेक्षा की जाती है तो वहां पर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वहां पर प्राण की धारा इतनी तीव्र हो जाती है कि वहां पर जमा हुआ सारा मैल साफ हो जाता है और वहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शुद्ध बन जाता है, जिससे वहां पर निर्मलता आती है। और इस निर्मलता से जो हमारे चैतन्य केंद्रों की जो एक्चुअल उनकी जो उनका जो शक्तियां हैं वे बाहर की तरफ प्रस्फुटित होने लगती हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण आप ये देखिए कि कांच के ऊपर धूल जमी हुई है, तो क्या आप उस धूल से अपने आप के अपने प्रतिबिंब को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब वो धूल हटती है तभी ही सामने जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरह चैतन्य केंद्रों के अंदर अनंत शक्तियां हैं, वो हमारी सघनता के स्थान है जहां पर ऊर्जा चेतना सघनता में है, पर वहां पर क्लियरेंस नहीं है, वहां पर मैल जमा हुआ है। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के दौरान जब हम वहां पर तटस्थ भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से जब प्रेक्षा करते हैं तो वो निर्मल होते हैं, और उनके निर्मल होने की वजह से ही हमारे चैतन्य केंद्रों की जो शक्तियां हैं वो बाहर की ओर प्रस्फुटित होती है। उसके परिणाम को हम क्रम वाइज अगर जानते हैं तो ये देखिए कि चैतन्य केंद्रों में सबसे नीचे है हमारा शक्ति केंद्र।
अब शक्ति केंद्र का स्थान कहाँ है? पृष्ठ रज्जु का निचला छोर, और वो हमारे गोनाड्स ग्लैंड का भी स्थान है। अब आप दोनों को कंबाइन करते जाइए और बात को समझते जाइए, तो आपके लिए इस चीज को समझना भी बहुत आसान होगा। जैसे कि चैतन्य केंद्र का निचला छोर है, सबसे पृष्ठ रज्जु का जो निचला छोर है वो है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र पर जब हम ध्यान देते हैं, वहां की चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, तो वहां से हमारी शक्तियों का जागरण होता है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, शक्तियों का विकास, स्वास्थ्य का विकास होता है। अब आगे की ओर आते हैं स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थान है नाभि से 4 अंगुल नीचे, ये भी हमारे गोनाड्स ग्लैंड का स्थान है। यहाँ पर ध्यान करने से भी हमें आरोग्य संवर्धन होता है, हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हुए हम अपने तेजस केंद्र जो है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का स्थान है। और एड्रिनल ग्लैंड पे जब हम वहां पर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करेंगे तो उससे क्या होगा, अब आप नेचुरली समझिए, एड्रिनल ग्लैंड के स्त्राव और ऊपर से इसका जो तेजस केंद्र की जो शक्तियां वे जब जागृत होंगी तो हमारी प्राण शक्ति का विकास होगा, तेजस्विता का विकास होगा, पाचन शक्ति का विकास होगा। उसके और ऊपर आएंगे तो आनंद केंद्र यानी हमारी थाइमस ग्लैंड का स्थान, हमारे हृदय का स्थान। अब यहाँ पर ध्यान करने से क्या होगा कि हमारे अंदर शुद्ध चैतन्य यानी शुद्ध सहज आनंद की अनुभूति होगी, भाव धारा निर्मल होगी। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं रोग प्रतिरोधी तंत्र से ये कनेक्टेड है ये स्थान, तो रोग प्रति यानी हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, यानी हम अंदर से ही बहुत ही अच्छे फीलिंग के साथ हम अपने जीवन को गुजारते हैं। सहज आनंद की अनुभूति यहाँ पर होकर आकर हमें होने लगती है। इसके ऊपर है विशुद्धि केंद्र यानी थायराइड ग्लैंड का स्थान। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करने से हमारी वृत्तियों का परिष्कार होगा, पवित्रता का विकास होगा। और जैसे कि हमने जाना ये चयापचय का स्थान है, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होगा तो फिर बुढ़ापे को रोकने में तो ये हमारे आवश्यक सहारा बनने ही वाला है कि जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उनकी एज हमें दिखाई नहीं देती, ओल्ड एज में भी वो लोग अपनी उम्र के अनुसार नहीं दिखाई देते, उससे छोटे दिखते हैं। तो विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करना इस प्रकार हमारी बुढ़ापे को भी रोकता है। और इसी के साथ ही साथ हमारे भावों की शुद्धि होने से पवित्रता का विकास होता है। अब उससे और ऊपर आते हैं तो हमारा ब्रह्म केंद्र पर हमारी कोई ग्लैंड का स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने से इसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, हमारे वृत्तियों का परिष्कार होता है, इंद्रिय स्वाद विजय, काम नियमन, ब्रह्मचर्य की सहायता में, ये ब्रह्मचर्य के पालन में यहाँ पर किया हुआ ध्यान, ब्रह्म केंद्र पर किया गया ध्यान बहुत ही सहायक होता है। उसके ऊपर है प्राण केंद्र यानी कि हमारे नाक का अग्रभाग। यहाँ पर ध्यान करने से हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती है, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है और हमारे निर्विचार अवस्था की हमें प्राप्ति होती है, प्रकाश का दर्शन होता है। इसके बाद आता है चाक्षुष केंद्र यानी हमारी दोनों आंखों का भीतरी, मध्य और बाहरी भाग, हमारे दोनों गोलक है उनका पूरा भाग, वहां पर ध्यान करने से हमें ज्योति यानी अच्छी ज्योति की प्राप्ति होती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीर्घायु में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ हमारे अंतःचक्षु यानी कि थर्ड आई का उद्घाटन होता है। इसके बाद आता है अप्रमाद केंद्र यानी दोनों कान का भीतरी, मध्य और बाहरी भाग, वहां पर ध्यान करने से जागरूकता हमारे अंदर आने लगती है, हमारे आलस्य और प्रमाद दूर होते हैं और व्यसन मुक्ति के लिए अप्रमाद केंद्र पर किया गया ध्यान बहुत ही अच्छा है। जो भी अपने व्यसनों को छुड़ाना चाहते हैं, जैसे शराब, ड्रग्स, कुछ भी, किसी भी प्रकार का नशा अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में आते हैं हमारा दर्शन केंद्र यानी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, जो कि हमारे पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्लैंड का स्थान है। तो यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, तटस्थ भाव से केवल वहां देखते हैं, तो हमारे अंतर्दृष्टि का जागरण होता है। अंतर्दृष्टि के जागरण के फलस्वरूप हमारे इंट्यूशन पावर खुलने लगते हैं और हमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ ही साथ हमें पूर्वाभास की स्थिति, जिसे इंट्यूशन पावर मैंने पहले भी कहा, इसकी हमें अनुभूति बहुत अच्छी होने लगती है। इसलिए दर्शन केंद्र प्रेक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोबल का विकास होता है, कहते हैं ना कि मनोबल का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिनका मनोबल स्ट्रांग होता है उनके लिए कोई समस्या नहीं रहती। इसके बाद में हमारा आता है ज्योति केंद्र यानी कि हमारे पीनियल ग्लैंड का स्थान।
पीनल ग्लैंड, जैसे कि हमने जाना कि ये मेलाटोनिन का स्राव भी यहाँ से होता है, प्लस ये हमारा ज्योति केंद्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारे हाइपोथैलेमस से संबंधित होने से हमारे जितने भी ऊपर के केंद्र है, जब हम वहां पर ध्यान करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भावनात्मक आवेशों पर हमारा कंट्रोल होने लगता है, हमारी विवेक चेतना का जागरण होता है, हमें मानसिक आनंद और शांति का अनुभव होता है, क्रोध आवेग आवेश हमारे शांत होते हैं। तो इसलिए ज्योति केंद्र पर ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी, हर एक इसके बाद में, हर एक ध्यान के बाद में लास्ट में हमें ज्योति केंद्र पर ध्यान करना कंपलसरी कहा गया है। इसके बाद आता है शांति केंद्र। शांति केंद्र यानी हमारे मस्तिष्क का अग्रभाग का ये हिस्सा। यहाँ पर ध्यान करने से हमें भावनात्मक शांति का अनुभव होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होने लगता है। और हृदय परिवर्तन का स्थान, शांति का स्थान, हमारी मतलब सोचने की दिशा बदलने लगती है। जहां हम नेगेटिव सोचा करते थे, अब हमारे अंदर विधायक भावों का विकास होने लगता है। और सबसे ऊपर है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि हमारे ज्ञान केंद्र का स्थान। ज्ञान केंद्र पर जब हम ध्यान करेंगे तो वहां से हमें सहज समाधि की अनुभूति होती है, स्मृति का विकास होता है, ज्ञान जागृत होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान का हमारे अंदर विकास होता है। तो इसके परिणाम को हमने इस रूप में जाना। इसके साथ ही साथ इसके दो और मुख्य परिणाम हम ये जान सकते हैं कि इससे हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का जागरण होता है। हमारे शरीर के भीतर ऐसे केंद्र है जिनके जाग जाने पर व्यक्ति सदा सुख और आनंद की स्थिति में रह सकता है। तो जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो सहज आनंद के जो स्थान है वो सब जागृत होने लग जाते हैं। और इसके साथ ही साथ चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का तीसरा परिणाम है शक्तियों का जागरण। हम सब के अंदर अनंत शक्ति है, हम सब के अंदर अनंत शक्ति से हम भरपूर हैं, लेकिन सब इस बात को नहीं जानते। कुछ लोग ही इससे अवगत होते हैं, कुछ जानते हैं तो जागृत नहीं कर पाते, कुछ जो जानते हैं, जो जागृत कर पाते हैं, वही इसके महत्व को समझते हैं। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के दौरान जब हम अपने 13 चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करते हैं, तब वे सभी केंद्र जागृत होने लगते हैं, उनकी शक्तियां बाहर प्रस्फुटित होने लगती है। हमें चित्त को ज्यादा से ज्यादा हृदय के ऊपर के केंद्रों पर केंद्रित करना है, जिससे कि हमारी विवेक चेतना का जागरण हो, हम सही और गलत का डिसीजन लेने के कैपेबल बन सकें, हमारी वृत्तियों का परिष्कार कर सकें और हमारी सब वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के दुष्चक्र को हम तोड़ सकें। तो इसके साथ ही साथ मैं इस अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा हमें पदार्थ प्रतिबद्धता से भी मुक्ति मिलती है। पदार्थ का उपयोग करना एक बात है और पदार्थ के प्रति आसक्त होना दूसरी बात है। तो हमारी विवेक चेतना इतनी जागृत होने लगती है कि हम पदार्थ प्रतिबद्धता से भी मुक्त होने लगते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम सायरा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से और वेल एक्सप्लेन्ड, अगर मैं कहूँ, एंडोक्राइन सिस्टम आपने समझाया हमें, और परिणाम भी आपने हमें बहुत ही सरल तरीके से बताए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगी कि अगर आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और अगर मोदी सर आपके पास कोई जिज्ञासाएं आई हैं और आप अगर पहले वो लेना चाहते हैं तो सर, ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जिज्ञासा तो नहीं है कोई भी, फिर भी सायरा जी ने अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन तो किया, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी साइंटिफिक एंगल से किसी भी सब्जेक्ट का प्रतिपादन कर रहे हैं तो उसमें आध्यात्मिक लाभ की ज्यादा विवेचना नहीं करनी, कि आनंद केंद्र पर ध्यान करने से जो जो आध्यात्मिक लाभ बताए हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से बताए, ठीक है। केवल वो बताने से साइंटिफिकली प्रूव करना है, मतलब जो जो लाभ साइंटिफिकली प्रूव होते हैं उसको रीजनिंग के साथ प्रूव करना है, तब तो हमको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से किसी भी सब्जेक्ट को मतलब अब वही बात, सारी बात हम आध्यात्मिक वाले लाभ पॉइंट इसमें भी डाल दें। अब कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि
कि विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से पवित्रता का विकास होता है, ये आपने बोला, इसे आप साइंटिफिकली प्रूव करिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि थायराइड ग्लैंड पर ध्यान करने से पवित्रता का विकास, तो क्या है कि थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोइन का जो T3 और T4 का जो उसका स्राव होता है, उसके वजह से हमारी एक तो चयापचय अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो मेटाबॉलिज्म जिन लोगों का अच्छा होता है ना, उनकी भावनाओं पर बहुत उनका गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ चिंतन कर सकता है। एक जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है ना, तो वो स्वस्थ नहीं सोच सकेगा। जिसका वात, जिसका अपान दूषित है, जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, जो अच्छे से खाने को ही नहीं पचा पा रहा है, मतलब उसका अंदर का सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, तो भावनाएं उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। तो सर मैं इस तरह से कहना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो जो पॉइंट हमारे, जैसे परिणाम जो जो बताए गए, जो जो पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन हो रहे हैं आपसे, प्रॉपर रीजनिंग है जिनकी, उनको एम्फेसिस करना है। बाकी को ये बताना है कि, और इसमें मैं आज एक काम भी देना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे ट्रेनर बहुत अनुभवी भी हो चुके हैं और ज्ञानवान भी हो चुके हैं। तो ये अब ये जो टीम है इनकी, रेणु जी, अभिलाषा जी और श्वेता जी की, तो अब इनका ये भी काम है कि अपने जितने भी 8 अंग हैं, 8 अंग के जो भी आध्यात्मिक जो परिणाम बताए गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारे योग के आचार्यों ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जिन्होंने भी बताए, अब कौन कौन से पॉइंट साइंटिफिकली प्रूव होते हैं, उसका प्रॉपर रीजनिंग, माया जी का भी हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि माया जी भी एक्सपर्ट है, दोनों तरीके से एक्सपर्ट है। वो तो उनका आध्यात्मिक पक्ष भी अच्छा है और साइंटिफिक भी अच्छा है। तो ये तीनों लोग चिंतन करके ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाएं, तो जो इस पर पढ़ाई करे, थोड़ा सा चिंतन करें, मतलब हर परिणाम का क्योंकि आज के जमाने में हम थोड़ा साइंटिफिकली, जैसे प्रोफेशनल लोगों के बीच जाएंगे तो साइंटिफिकली बात प्रूव करेंगे कि भाई एडिनाल से ये स्राव निकलने से तेजस केंद्र के जो जो परिणाम बताए गए हैं, अब तो एडिनाल के स्राव से वो कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं। तो उनको बात समझ में आ जाएगी कि भाई जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो तेजस केंद्र के लाभ बताए हैं, बिल्कुल सही बताए। तो ये प्रेक्षा ध्यान बिल्कुल साइंटिफिक है। तो अब दर्शन केंद्र के जो जो लाभ हैं, तो पिट्यूटरी के कौन से स्राव से, क्या रीजन से ये सारे परिणाम आ रहे हैं, इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। तो ये मतलब ये यदि काम हम कर पाएंगे, प्रॉपर रीजनिंग दे पाएंगे, मुझे लगता है कभी कभी, और ये सब हमारे सारे ट्रेनर को ये फिर सारी ट्रेनिंग दें, जो जो लोग इसकी तैयारी करें, तो अगली बार साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना हो तो पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए, डिटेल्ड स्टडी के साथ होना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि शायद बहुत प्रभावी हो पाएगा ये आध्यात्मिक दृष्टि से। तो कई बात क्या है, केवली गम्य करनी पड़ती है, क्योंकि ये ठीक है, आध्यात्मिक आचार्यों ने समाधि की स्थिति में ये सारी बातें बताई, लेकिन साइंस की बातें हम केवली गम्य नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब साइंटिफिकली कोई भी बात हम बोल रहे हैं तो उसको हम रीजनिंग के साथ प्रूव करना होता है साइंस में। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन हम सब अभी और विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान का हर ट्रेनर इतना एक्सपर्ट बने कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्पीकर बनेगा तब कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा। तो लेवल 2 की क्लास जो पिछले साल हुई, उससे बहुत अच्छी क्लासें इस बार हो रही हैं, और मैं चाहता हूं कि अगले साल और भी बेहतर क्लास हो। तो ये मेरे मन में आया विचार, मैंने शेयर किया है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर है तीनों, ये चिंतन मंथन करेंगे और जिन लोगों को जोड़ना है जोड़ेंगे, और कैसे और अच्छा हो सकता है। तो इसके साथ ही अब श्वेता जी प्लीज आप क्वेरी लीजिए। थैंक यू सर। अभी तक किसी का भी हैंड रेज नहीं है और ना ही चैट बॉक्स में कोई प्रश्न आया है। सो
आप बताएं सर क्या करना है। सर मेरे पास एक तो क्वेरी आई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, नहीं लेवल 2 से रिलेटेड, कि लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो बोल रहे हैं, पूछना है उनका कि वो एग्जाम मतलब दे पाएंगे या कैसे, क्या होगा अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और दूसरा एक क्वेश्चन हाँ था सर, मैं दूसरा बोलूं या बात? हाँ, बोल दीजिए, दूसरा बोल दीजिए। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन था कि पिछले साल मतलब इस साल जिन्होंने एक दो जन ने एग्जाम दी थी उनका पूछना है कि वो दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करे या जिसमें रीअपियर हुए खाली उसकी तैयारी करे। दो आए थे। नहीं, देखिए लेवल 2 में तो दोनों तैयारी करना चाहिए। ओके। लेवल 2 में तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का करना। लेवल 1 में ठीक है, एक एंट्री हुई है, कर देते हैं, लेकिन उसमें भी आगे से तो यही भाव है कि दोनों करना पड़ेगा। लेवल 1 में भी करना पड़ेगा, लेवल 2 में भी करना पड़ेगा। अब रही प्रश्न परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि लेवल 2 के अब इस साल परीक्षार्थी मुझे लगता है शायद कम हो सकते हैं, क्योंकि इस साल काफी बड़ा बैच निकल चुका है और अभी तो उन लोगों की भी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है जिन लोगों ने इस साल पास किया है। उन लोगों को भी कैंप करने हैं अभी, और जो नए लोग इस साल कर रहे हैं तो उनकी तो अभी एलिजिबिलिटी में उनको 3 कैंप शायद लाडनू के करने हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस बार छूट नहीं दे सकते, एक आध कैंप की छूट दे सकते हैं, 3 कैंप की छूट नहीं दी जा सकती। तो इस बार मुझे लगता है कि शायद ऐसा लगता है, इससे तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, इससे आप लोगों को पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस साल हम लाडनू का ट्रेनर्स कैंप नहीं रखने का विचार कर, लेवल 2 का। इसका कारण रीजन ये है कि एक तो लेवल 2 के स्टूडेंट इस साल कम हो सकते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है, जो उनकी एग्जाम में अपेयर होने से पहले एलिजिबल जितना होना चाहिए। तो वो एक साल में अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर लें, साधना का क्रम पूरा कर लें, तो 2022 में रख पाएंगे। और लगता है कि 15-20 लोगों ने एलिजिबिलिटी पूरी कर लेंगे, कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इस बार लाडनू में गुरुदेव का पदार्पण है जनवरी में, और 5 दिन का ट्रेनर्स का एक रिफ्रेशर कोर्स है उस समय। तो वहां पर 3 दिन तक ट्रेनर्स का रिफ्रेशर कोर्स होगा। ट्रेनर्स का व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और बोलने का विकास कैसे हो, मतलब हर तरीके से बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट, ये सारे 3 दिन तक उसमें कोशिश करेंगे। इस बार 200 से 300 ट्रेनर वहां पर इकट्ठे हों लाडनू में इस बार। और मैंने तो ये एक निवेदन भी भिजवाया है कि ये 5 दिन जो अटेंड करे उसका एक शिविर मान्य कर लिया जाए। तो कम से कम क्या होगा, उनको एक अट्रैक्शन रहेगा कि भाई 5 दिन हम आएंगे तो हमारा एक शिविर काउंट हो जाएगा। तो यदि ये हो जाएगा तो उनके लिए एक अट्रैक्शन हो जाएगा लाडनू आने का। तो इस बार 200, 250, 300 ट्रेनर इकट्ठे हों लाडनू में, 5 दिन की ट्रेनिंग हो उनकी प्रॉपर। तो इस बार फिर इस बार मार्च में शायद, अभी ना नहीं है, फिर भी लोग बहुत लेवल 1 का तो करना ही है, लेवल 1 का तो करना ही है, लेवल 2 का कम विचार। फिर भी 15-20 कैंडिडेट होंगे जो तैयार होंगे, एलिजिबल भी हैं, तो फिर करेंगे। और आपके दोनों क्वेश्चन हो गए? आप क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। सर अभी भी कोई जिज्ञासाएं नहीं आई है, ना ही चैट बॉक्स में। और एक हैंड रेज हुआ है, हाँ, कामनी एक हैंड रेज। जी 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 सर, सॉरी। जी सर, कामनी जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। उमर सर, आपने जो अभी बताया कि हम लोग आफ्टर 3 कैंप्स हम लोग एलिजिबल होंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। अगर अभी कैंप ही नहीं होगा, जैसे अभी 11 तारीख से कैंप था 11 अक्टूबर से,
तो हम अभी ये कैंप किसी रीजन से अटेंड नहीं कर पाए, तो ये फिर हम कैसे अटेंड करेंगे अगर मार्च तक कैंप नहीं होंगे? तो हाउ वी विल अटेंड? जैसे मतलब हम लोगों को अभी जनवरी का आपने बताया, तो वी विल ट्राई कि हम लोग जनवरी का अटेंड करें, लेकिन हम दूसरे कैंप्स फिर कैसे अटेंड करेंगे अगर सेकंड लेवल के शिविर ही नहीं होंगे? तो करेंगे करेंगे आपके लिए करेंगे। आप लोग आएंगे तो कर लेंगे, एक्स्ट्रा डेट में भी कर लेंगे। नहीं सर, क्योंकि हम लोग जो बमोई से हैं 8 से 10 कैंडिडेट्स जिनके ऑलरेडी लाडनू का शिविर ऑलरेडी हो चुका है मार्च में फर्स्ट लेवल का, तो हम लोग सेकेंड लेवल के शिविर के मतलब जैसे अभी दिवाली ये अक्टूबर का सेशन हम लोग नहीं अटेंड कर पाए ड्यू टू हम लोगों के टिकट्स भी थे, कैंसिलेशन में चले गए हम लोगों को। तो सर हम लोग फिर नवंबर है, दिसंबर का बैच है, ऐसे कुछ शिविर होंगे तब ताकि हम अटेंड कर सकें। देखते हैं, करेंगे इसके बारे में कुछ, है ना। ओके सर, थैंक यू मतलब वेरी आपके मच। नेक्स्ट ईयर में ये शिविर पूरे हो जाएं, ऐसा पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं सर, हमको जल्दी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि शिविर में जो साधना होती है वो यहाँ नहीं होती है हम लोगों का, मतलब कितनी भी कोशिश करते हैं हमसे वो चीज नहीं होती है। करेंगे, शिविर करेंगे। दूसरा, अभी शायद आपको बेंगलोर की, अहमदाबाद की और कोलकाता की, ये तीनों जगह भी 8-8 दिन का कैंप लग रहा है, ताकि आप लोगों को जो नजदीक हो वहां जा सके आप। तो ये तीनों जगह भी कैंप अभी की डेट अनाउंस हो जाएगी जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नमिता जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने अक्टूबर में जो साधना कैंप था उसमें रजिस्टर करवाया था, लेकिन वहां से कोई कंफर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया था मेरे पास। तो वो हमारे साधना शिविर में काउंट होगा लेवल 2 में या नहीं होगा? फिर जो अक्टूबर में 8 डेज का था, सॉरी सितंबर में जो था, सितंबर में तो शिविर हुआ था, लेकिन मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। कोई बात नहीं, आप फोन करके पूछ लेते। सर मैंने फोन किया था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई प्रॉपर किसी से, इसीलिए। और वो कैंप लेवल 2 में ये काउंट होंगे या नहीं होंगे साधना शिविर? साधना शिविर में जो आपको एलिजिबिलिटी भेजी है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक लेवल 2 का भी करना जरूरी है उसमें, और लेवल 2 का तो शायद अक्टूबर में ही है शिविर अभी। लेवल 2 का जो साधना शिविर है वो अक्टूबर में है, सितंबर में नहीं था। अभी हमें लेवल 2 का साधना शिविर करना होगा यानी? यस, जो लेवल 2 में अपियर हो रहे हैं उनको लेवल 2 का भी करना है और भी करना है। वो आप देखिए, एक बार मैंने शेयर किया लेवल 2 में पूरे एलिजिबिलिटी शेयर की, एक बार उसको पढ़ लीजिए। ठीक है सर। और सर एक कार्ड का मैसेज आ रहा है, तो हम लोग शिविर अटेंड कर चुके हैं, तो काफी लोगों के उसमें जो हमारे साथ गए थे कैंडिडेट, उनके भी नाम नहीं है, तो उसमें कार्ड में कैसे अपीयर करना है? जो प्रेक्षा ध्यान कार्ड बन रहा है, साधक कार्ड में आपको अपना साधना का डिटेल फिलअप करना है। तो सर उसके लिए भी मैंने फोन किया था, तो बीना जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि शायद वो क्लियर करके बताएंगे कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं है, काफी लोगों का नाम नहीं है उसमें। तो कहाँ पर वो नहीं है? जो लिस्ट आ रही है जिन्होंने शिविर अटेंड कर लिए हैं, काफी लोगों के हैं और काफी के नहीं भी हैं। जैसे अभी 3 दिन वाला कैंप भी अटेंड किया है और 10 दिन वाला मान लीजिए लेवल 1 का भी अटेंड किया है, तो वो 3 दिन वाला भरेगा, 2 बार फॉर्म भरने हैं उसे या 1 बार फॉर्म भरना है? साधक कार्ड तो एक अलग चीज है, ट्रेनर्स की लिस्ट एक अलग चीज है, दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं। साधक कार्ड तो सबका बनेगा। मान लिया अभी तक प्रेक्षा ध्यान के मान लिया 1 लाख साधक हैं, हाँ, तो वो 1 लाख लोगों का प्रेक्षा ध्यान का कार्ड बनेगा। जो भर देंगे, कार्ड भरेंगे, उनका ऑनलाइन डाटा सब बन जाएगा। और ट्रेनर्स का डाटा अलग है, ट्रेनर्स तो हमारे 850 है। तो ट्रेनर्स तो अलग है, ट्रेनर्स का डाटा अलग है, और कार्ड का डाटा, कार्ड में तो 1 लाख लोग के नाम आएंगे। सर कार्ड में भी ये पूछना है मुझे एक्चुअल में, जैसे 3 दिन का 5 दिन का जो ट्रेनर कैंप्स कई जगह होता है, अगर वो अटेंड करते हैं तो उसकी डिटेल उसमें काउंट होगी या नहीं होगी? जैसे हैदराबाद में फरवरी 2020 में ट्रेनर कैंप हुआ था, मान लीजिए मैंने वो अटेंड किया और उसके बाद मैंने जनवरी में एग्जाम दिए,
मेरा वहां से लिंक हुआ, तो ये मेरे 2 काउंट होंगे शिविर या एक ही काउंट होगा? ये 3 दिन वाले मान्य है या नहीं है एलिजिबिलिटी में? 3 दिन वाले माने नहीं है। जो 3 दिन। इसमें लेवल 1 2 में जितने भी कैंप की रिक्वायरमेंट है वो 8 डेज रेजिडेंशियल कैंप की ही मान्यता है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। मनीषा जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र सर, मैं पूछ रही थी कि अभी जो अक्टूबर में कलकत्ता में जो कैंप होगा वो क्या हमारे लेवल 2 के लिए एलिजिबल है? कलकत्ता में अक्टूबर में कहाँ अनाउंस हुआ अभी कैंप होगा? राजाघाट में मंजू मैम बोल रही थी शायद लेवल 1 का एग्जाम होगा उसके लिए। नहीं, वो बात थी, लेकिन कलकत्ता के लोगों ने कंफर्म नहीं किया, इसलिए अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है। और वो लेवल 1 के शिविर में नहीं होगा काउंट, क्योंकि वो खाली एग्जाम है और वो 2 या 3 दिन का शिविर होगा, वो काउंट नहीं होगा। आपके राजरहाट में एक 8 दिन का कैंप लगेगा, वो आप अटेंड करेंगे साधना शिविर का, वो काउंट। थैंक यू सर। सुधा जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन तो कुछ और लिखा था, अब सर ने आध्यात्मिक बोला तो अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं पूछना चाह रही थी सायरा जी कि जो चित्त है, मतलब हम बोलते हैं चेतना की रश्मि और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो दे वर्क इन हैंड, लाइक वो फ्रेंड्स के जैसे काम करते हैं, या चित्त बोलेगा नहीं तुमने ये डिसाइड किया ये हार्मोन रिलीज करना है या ऐसे एक्ट करना है, मतलब उनका को रिलेशन कैसा है, लाइक व्हाट इज द कनेक्शन, लाइक आई एम कंफ्यूज, प्रश्न सही है कि नहीं पता नहीं। और अगर इसको साइंटिफिक लें तो ब्रेन और इंडोक्राइन, मतलब अगर सर बोल रहे आध्यात्मिक में नहीं जाएं, तो अगर हम ब्रेन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका रिलेशन क्या है, लाइक दे वर्क इन हैंड, मतलब ब्रेन नहीं कहता कि नहीं तुमने जो डिसाइड किया है आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू, जो मतलब। देखिए, अगर आपका जो क्वेश्चन है ना, उसको साइंटिफिकली अगर समझने जाते हैं ना कि हाउ दे वर्क इन हैंड टू हैंड कैसे, तो देखिए जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और हमारा नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तभी हमारे, जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, तभी ही कोई भी एक क्रिया होती है। देखिए मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा उदाहरण, जो कि मैंने भी अपनी बुक से ही पढ़ के समझा था, आप समझिए। ये आपने पढ़ा भी होगा जीवन विज्ञान की रूपरेखा में कि ये दोनों सिस्टम कैसे एक साथ काम करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, आपको शायद अभी तक नोट्स मिले नहीं है नर्वस सिस्टम के। नर्वस सायरा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कई पार्टिसिपेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, प्लीज आप अपना ब्लूटूथ चेक कीजिए प्लीज। अभी आ रही है आवाज? अभी भी थोड़ी लो है सायरा जी। मैंने फुल पे तो कर दिया है, फुल पे तो कर दिया है, ये तो कनेक्टेड तो है ब्लूटूथ से। कम है आवाज। आप ब्लूटूथ रिमूव कर दीजिए सायरा जी, या तो ब्लूटूथ रिमूव कर दूं? ब्लूटूथ रिमूव कर दूंगी तो और ज्यादा कम हो जाएगी। मैं थोड़ा जोर से अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी सायरा जी, अब आ रही है। अच्छा, देखिए इसमें जो आपने साइंटिफिक आधार की बात जब आती है ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों साथ में काम करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 हमारे सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ये आते हैं हमारे। तो अब जो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि उस बुक में मैंने पढ़ा, या कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि बुक में हमारे है कि एक लड़के ने एक लड़की को देखा, तो अब ये इंफॉर्मेशन कैसे उसके आंखों के थ्रू, यानी आंख क्या हो गई, हमारी सेंसरी नर्व्स हो गई, इस सेंसरी नर्व्स के थ्रू अब वो कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी।
अब ब्रेन क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन में हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगी। ब्रेन में हाइपोथैलेमस मुख्य हमारा हिस्सा है, वहां से वो क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमारी पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड को देगा। अब आप कनेक्शन देखिए, ये कैसे कनेक्शन हुआ। नर्वस सिस्टम कहाँ जा रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र के पास जा रहा है अपना काम करवाने के लिए। ओके, तो ये गया पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी को वो बोलेगा कि आप ऐसे हार्मोन्स रिलीज करो जैसी आपके सामने परिस्थिति आई है। अब उस लड़के के सामने लड़की आई है, तो नेचुरली उसके अंदर कुछ वैसे भाव उत्पन्न होंगे जो कि उसके गोनैड्स के स्रावों को, यानी कि जीएच का स्राव, यानी कि गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, उसका वो स्राव करेंगे। और वो स्राव जब यहाँ से पिट्यूटरी से होगा तो गोनैड्स ग्लैंड से भी अब वैसे ही स्राव करने के लिए वो उसको उत्तेजित करेगी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो वो नीचे उसको वैसे स्राव करने के लिए मतलब प्रेरित करेगी। अब वहां से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा और ये हमारे ब्लड फ्लो में मिल जाएगा। ब्लड फ्लो से मिलके ये हमारी सारी शारीरिक क्रियाएं करवाएगा। अब वापस से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सारे सिस्टम अब काम करने लगेंगे। उसकी वजह से उस जो युवक ने जो लड़की को देखा तो उसके अंदर उसकी मांसपेशियां तन जाएगी, उसकी आंखों की पुतलियां मतलब एकदम चौड़ी हो जाएगी और वो वैसा ही फील करने लगेगा जैसा उसको फील करना होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलजुल कर इस तरीके से काम करते हैं ताकि ये जो सारी क्रियाएं होती है वो सामने आके हमारे व्यवहार में हमको दिखने लगती है। ये तो हो गया इसका साइंटिफिक आधार। और आध्यात्मिक आधार में जैसे कि अंदर से भाव, जैसे आत्मा है सूक्ष्म में, अब आत्मा के चारों तरफ है हमारे कर्म का आवरण, कर्म शरीर के आगे है हमारी अध्यवसाय बनता है हमारा, वैसा अध्यवसाय के अनुरूप हमारी लेशा बनती है। और लेशा को जब हमारे शरीर पर उतरना होता है, यानी इस स्थूल शरीर के स्तर पर उतरना होता है, तो वो हाइपोथैलेमस और हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र पर ही वो सबसे पहले हमारे अंदर के भाव आकर उतरते हैं और उसी के अनुरूप हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है और फिर वैसा का वैसा व्यवहार हम लोग करने लगते हैं। तो ये हो गया इसका आध्यात्मिक पक्ष। और वो जो मैंने बताया वो हो गया कि दोनों सिस्टम मिलकर, ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी सेंसरी नर्व्स, हमारी मोटर नर्व्स और हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब मिलके वो सारी चीजें हमसे करवाते हैं जो भी हम अपने व्यवहार में कर रहे होते हैं। आई थिंक मैंने आप इससे आगे और कुछ बताना चाहें? इसमें एक बात मैं आध्यात्मिक बताऊंगा और कभी माया जी हो इसमें तो वो साइंटिफिक उनके दिमाग में कोई नई बात आई हो तो वो बताएंगे। जब भी कोई एक हमारे साधना में दो बातें आती हैं कि निमित्त और उपादान। जैसे आपने उदाहरण जो दिया था कि किसी एक ने अपोजिट सेक्स को देखा तो ये एक हुआ, निमित्त हुआ, उसकी इंद्रियों ने वो विषय को ग्रहण किया, ये निमित्त हो गया। अब निमित्त की इंफॉर्मेशन हमारे भीतर गई, हमारे कॉन्शियस माइंड में भी गई और हमारे कहां तक गई, वो भाव तंत्र में भी गई, चेतना के स्तर पर भी गई। अब यदि किसी के वासना के भाव, वासना के संस्कार बचे ही नहीं है, वो पूर्णतः पवित्रता की स्थिति में आ चुका है, तो क्या होगा? निमित्त मिलने पर भी भीतर से कोई संस्कार उदय में ही नहीं आएगा। क्यों? भीतर कोई वासना का संस्कार ही नहीं है, एकदम पूर्ण पवित्र आत्मा बन चुकी है वो। तो क्या हो जाएगा? वो दृष्टा भाव से केवल जान लेगा, केवल देख लेगा। ये तो ही प्योर आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो काफी प्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुका है कि निमित्त मिलने पर भी उपादान ने सहयोग नहीं किया उसको, भीतर संस्कार ही नहीं है कोई उसका। मतलब वो उसने देखा तो सहज रूप से देख लिया, जो देख लिया ठीक है। और यहाँ तक बोलते हैं कि जो बहुत ऊंचे लेवल के साधक होते हैं वो स्त्री या पुरुष नहीं देखते, वो उसमें छिपी आत्मा को देखते हैं केवल। उनके लिए स्त्री पुरुष नहीं होता है, हर जीव होता है, उनके सामने आता है तो वो केवल चैतन्य स्वरूप होता है। तो जब इस लेवल पे साधक पहुंच जाता है तो उसके लिए स्त्री पुरुष का जब भेद ही नहीं है तो वहां तो कोई ये प्रश्न ही नहीं है कोई भी अशुभ संस्कार का। चलो अपन वो वाली बात ना भी करें, सामान्य बात भी करें, तो भी यदि किसी ने
अच्छी साधना की है, पवित्रता के संस्कारों की अनुप्रेक्षा की है और भीतर अपने सील के संस्कारों को पुष्ट किया है, तो भी ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जो सील के संस्कार उसने, मतलब उसके भीतर वाले वासना के संस्कार भी हैं, लेकिन साथ साथ उसने 20-30 सालों से गुरु की वाणी सुन के स्वाध्याय करके सील के संस्कारों का भी क्या किया है, भीतर वपन किया है। तो उस समय क्या होगा, वो सब, यदि एक तरफ वासना के संस्कार उदय में आएंगे तो एक तरफ सील के संस्कार, मतलब पवित्रता के संस्कार भी क्या करेंगे, वो वासना के संस्कार को वहीं दबा देंगे। तो भी क्या होगा, बाहर शरीर के लेवल पे कुछ नहीं होगा। यदि पवित्रता के संस्कार, सील संस्कार उसने वासना के संस्कार पर हावी हो गए पवित्रता के, तो फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड्स को कोई संदेश ही नहीं देंगे, वहीं सेटल हो जाएगा मामला कि भाई ये निमित्त आया, उपादान ने बोला कुछ करना ही नहीं है, दृष्टा भाव से देख लो, पवित्र रहना है, या भीतर से संदेश आया कि इस परिस्थिति में भी क्या रहना है, पवित्र रहना है, निर्विकार रहना है, विवेक चेतना का काम चालू हो गया, तो भी वो काम नहीं हुआ। अब रहा एक सामान्य व्यक्ति जिसके वासना के संस्कार प्रबल हैं और पवित्रता के संस्कार कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, भीतर से वो जो संस्कार आएगा वो फिर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई इस निमित्त से तो क्या है, वासना के संस्कार उसको प्रेरित करेंगे कि भाई गोनाड्स के स्राव होने चाहिए। तो भीतर से, क्योंकि भीतर का संदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीतर के संदेश को टालना बहुत मुश्किल काम। मान लिया हमने थोड़ा बहुत पिट्यूटरी पे ध्यान किया हुआ है, हाइपोथैलेमस पर ध्यान किया है, तो जितनी वहां पे हमने उनको स्ट्रॉन्ग किया उतना तो वो रोक लेंगे, लेकिन यदि फिर भी भीतर का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी नहीं रोक पाते। ये इसका उदाहरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमने देखा है कि जो 10-10 हजार साल की साधना में ऋषि मुनि होते हैं, तो उनकी भी घटनाएं पढ़ी है ना हमने, कि ऐसी परिस्थिति में कई बार वो भी बहक जाते हैं, क्योंकि भीतर का आवेग इतना प्रबल होता है कि वो विवेक को भी एक तरफा कर देता है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न ये है कि जो इनका सुधा जी का प्रश्न है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कोई भी निमित्त मिलने पर केवल बाहरी काम नहीं होता है, इतनी जगह संदेश जाता है और इतनी जगह से फीडबैक आता है, उन सब का मिला जुला रिएक्शन हमारे शरीर, वाणी और मन से होता है। तो अब इसको समझाने के लिए एक ही घटना को, जैसे मैंने अभी तो थोड़े से एक्सप्लेन किया, कई एंगल से समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद सुधा जी को बात समझ में आ गई होगी शायद थोड़ी सी। और आप अनम्यूट करें। हाँ सर, एक्चुअली मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रही थी क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे वो जो सायरा जी ने बताया, पर हर टाइम जरूरी नहीं है कि आप सामने देखेंगे वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो अभी आपने उसको आध्यात्मिक तो समझ में आया, अगर इसको साइंटिफिक मतलब ब्रेन वाला चीज को हम फिर कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ मतलब मुझे अब ये तो समझ में आया क्वेश्चन गलत नहीं है, पहले मैं सोची थी क्या पूछ रहे हैं। तो आपने जिस हिसाब से समझाया कि दो चीजें हैं, चित्त है उसकी भी पावर है, ऐसा नहीं है कि मास्टर ग्लैंड है वही बोलेगी तो सब हार्मोन रिलीज होंगे, आपकी साधना भी काम करती है। लेकिन अगर इसको साइंटिफिक में करेंगे, साइंटिफिकली, खाली साइंटिफिक काम नहीं करेगा, खाली साइंस काम नहीं करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल शरीर नहीं है, आत्मा भी है। इसलिए हमें भाव को भी समझना पड़ेगा और कर्म शरीर को भी समझना पड़ेगा, और साइंस ये सारी बातें उतनी गहराई से समझता नहीं है, तो हमें दोनों को साथ मिला के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए साइंस भी जितना अच्छा, साइंस वही बात बोलता है जो उनकी लेबोरेटरी में प्रूव हुआ है। आज जो मैंने एक बात कही है वो इसीलिए बोली है कि अब हमको साइंस में से वो चीज खोजना है
कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो जो बातें परिणाम बताए हैं वो साइंस में रिसर्च क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हर बात को जो जो प्रूव कर सकते हैं वो तो करें, कम से कम प्रूव हम, तो वो करना है। तो इसलिए हम केवल साइंस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, और साइंस केवल शरीर के स्तर पर ही काम करता है। तो हम मन भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम विवेक भी हैं, हमारे भाव भी हैं, हमारे कर्म भी हैं, तो सबका मिला जुला रूप हमारे सामने है। तो हमको सबको मिला जुला के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और माया जी यदि कुछ है और माया जी कुछ बोलना चाहते तो उनको भी आप पूछ लें। जय जिनेंद्र सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी आपकी सुनाई जी दे। माया जी। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नया कुछ नहीं आ रहा है, और मुझे भी थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट मेरी क्लास में थोड़ा समझाने की, कोई इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर पाऊंगी। तो अभी तो मैं कुछ अब आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और साइंस से हर चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिलेट कैसे कर सकते हैं, तो आप इन तीनों के साथ मिल के कुछ ऐसा एक बार एक मीटिंग करके कैसे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, आप चिंतन करिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू माया जी। सर अलका जी सांखला का हैंड रेज है, लेकिन समय भी हो रहा है, आप बताएं क्या करें सर? सर हाँ, अलका जी का छोटा प्रश्न तो ले लीजिए। अलका जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अलका जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मुझे बस वो परीक्षा साधक के फॉर्म के बारे में पूछना था, छोटा सा ही प्रश्न था कि जस्ट वो कैंपिंग हमने जो किया था वो 10 दिन का कि 8 दिन का था, वो मुझे कंफ्यूज में हूँ, इसलिए आप लोगों से ही कि लाडनू का जो लेवल 2 का कैंप किया था वो। एक सभी शिविरार्थी मतलब एक प्रश्न का अब अपने को रिपीट ना हो इसलिए अच्छे से समझें कि जो भी 8 दिन का है और रेजिडेंशियल है वो तो है शिविर, बाकी सारी वर्कशॉप। मतलब आप एक बात समझिए, 8 दिन का है या उससे ज्यादा का है और रेजिडेंशियल है, वो तो है शिविर, बाकी सब वर्कशॉप है। इसलिए शिविर की संख्या में वही आएंगे जो 8 या 8 दिन से ज्यादा के हैं और रेजिडेंशियल है, बस। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आज का क्रम संपन्न करें श्वेता जी। जी सर। सभी के हाथ जुड़े हुए परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और भी इस लोक में जो भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी मानवता का, मानव कल्याण का, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। सो आज की क्लास को हम यही संपन्न करेंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, समय ठीक यही सोमवार 8 से 9। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास को यही संपन्न करेंगे। ओम अरहम।